हेलो एवरीवन। जुड़ जाइए सभी। हेलो। हाँ जी। तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आँख, ह्यूमन आई चल रहा था, मानव नेत्र, और मानव नेत्र में अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था ये बताने की ज़रूरत है नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए अब। हेडिंग डालेंगे आप नेक्स्ट चीज़ की, पुतली। आवाज़ आवाज़ सही आ रही होगी सबको। पुतली के बारे में देखेंगे कि पुतली, मानव नेत्र की पुतली के बारे में क्या क्या, तो मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही रखा आपको पुतली के बारे में। पुतली को इंग्लिश में पुपिल बोलते हैं। पुपिल बोल दो चाहे नेत्र तारा बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए भाई क्या है। क्या लिखेंगे इसमें सबसे पहले, ये कॉर्निया, स्वच्छमंडल, कॉर्निया के पीछे स्थित होती है। ठीक है, जो जो प्रकाश को नियंत्रित करती है। प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे इसमें, पुतली अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश में फैल जाती है। तो ये चीज मैं पहले भी बता चुका था, कल लास्ट लास्ट में बताया था मैंने। ठीक है, पुपिल जो है, पुतली, नेत्र तारा, जो अधिक प्रकाश में तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और आपको मैंने बता ही रखा है कि वो जो काले काले के अंदर ही जो होता है छोटा सा काला, वो नेत्र तारा या पुपिल कहलाता है। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट डालेंगे अगला पुपिल के बाद में, नेक्स्ट। और वो है क्या,
पुतली के बारे में और तो क्या बताएं आपको, मैं बताऊं? या फिर इसमें इसमें पुपिल होता क्या, एक चीज और लिख लीजिए क्या कि भाई, क्या लिखेंगे ये? परितारिका यानी आइरिस। आइरिस जिसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। परितारिका के, बिल्कुल सीधे शब्दों में लिखो, के बीच में एक गोल, एक गोल छेद के जैसा, छेद के जैसा होता है, वो ही पुतली है। आ गई बात समझ में? ठीक है। इससे ही, क्योंकि ये प्रकाश को नियंत्रित करती है, मैंने ऊपर लिखा दिया, इससे ही प्रकाश की सही मात्रा, कितना अंदर ले जाना है प्रकाश, वो यही निर्धारित करती है भाई। इससे ही प्रकाश की सही मात्रा रेटिना, रेटिना मतलब दृष्टिपटल, 3 पटल बताए थे कल की क्लास में, तक पहुंचता है। आगे होगी बात समझ में? अब आगे की चर्चा करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे क्या? क्या डालेंगे हेडिंग? अब डालो आप आइरिस। आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका के बारे में देख लीजिए भाई, क्या है मामला। परितारिका जो आइरिस जो है, ये मैंने बता रखा है आपको, है ना? ठीक है। फिर भी आप लिख लीजिए इसके बारे में क्या। आइरिस एक पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का, एक शब्द लिखूंगा मैं, पेशीय डायफ्राम, पेशीय डायफ्राम होता है, जो कॉर्निया, कॉर्निया मतलब स्वच्छ मंडल के पीछे रहता है। चित्र देख लेना भाई पिछली क्लास में। आ गई आपके समझ में? अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, ये आइरिस है ना, आइरिस, आइरिस ही पुतली, जो कि मैंने अभी 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 लिखा है ऊपर देखो, पुतली, आइरिस ही पुतली यानी कि पुपिल, आइरिस ही पुपिल के आकार
आकार मतलब साइज को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ताकि सही मात्रा में सही मात्रा में प्रकाश सही मात्रा में प्रकाश कहाँ पहुंचता है? रेटिना। रेटिना पे तो पड़ता है प्रतिबिंब, रेटिना पर पहुंचे। ठीक है। और लिख लीजिए क्या आइरिस के बारे में, परितारिका के बारे में। आंखों का रंग परितारिका यानी आइरिस से ही निर्धारित करते हैं। ये भूरी आंख का है, ये लाल आंख का है। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। और इसे मतलब इस आइरिस को ही क्या यहाँ लिख देते हैं, इस आइरिस को क्या बोलते हैं? आंख का तारा। नेत्र तारा अलग चीज है, आंख का तारा। आंख का तारा किसे कहते हैं? आइरिस को कहते हैं। और नेत्र तारा किसे कहते हैं? पुतली को कहते हैं। दोनों में अंतर है, भी ध्यान रखना। तो ये चीज आपकी हो गई क्या? परितारिका। तो समझ में आया कि नहीं आया परितारिका के बारे में? ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लेंस। तो लेंस के बारे में देख लीजिए, मानव का लेंस। तो मानव लेंस जो है वो आपका, एक तो मैं कह दूं कि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, जिसे ही अभिनेत्र लेंस कहते हैं। जो कल समझा दिया था मैंने, आज थ्योरी है। अभिनेत्र लेंस कहते हैं, या उसे ही एक शब्द और आता है, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय लेंस। तो मानव नेत्र को अभिनेत्र लेंस या उत्तल लेंस या क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान समझना भाई क्या है। ये जो लेंस होता है ये पारदर्शी तो होगा ही होगा, प्लस उत्तल में भी ये द्वि उत्तल रहेगा। उत्तल में भी कौन सा? द्वि उत्तल। और आप देखेंगे क्या कि ये मतलब ये जो लेंस है, जो ये रेशेदार रेशेदार अवलेह, रेशेदार अवलेह का मतलब मैं लिख दूंगा, रेशेदार का मतलब फाइबर, फाइबरस। अवलेह का मतलब जेली।
जैसे पदार्थ का बना होता है। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि कोई चीज छूटे ही नहीं। ये लेंस जो है वो रेशेदार अवले मतलब फाइबरस जेली जैसे पदार्थ से मिलकर के बना होता है। और एक चीज और लिख दीजिए लेंस के बारे में, क्या, ऊपर की साइड लिख दीजिए। ये आइरिस के ठीक नीचे होता है। ये आइरिस के ठीक कहाँ होता है? नीचे स्थित होता है। ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि ये लेंस से जब अंदर वस्तु क्या ना कोई प्रकाश जाती है, प्रकाश की किरण, तो अपवर्तित होकर लेंस में अपवर्तन की घटना होती है, तुमको बता रखा है पहले, दर्पण में परावर्तन की। अपवर्तित होकर के इसका प्रतिबिंब रेटिना पर दृष्टिपटल पे बनता है उल्टा, और उल्टे के साथ वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनता है, जिसे फिर मस्तिष्क सीधा करता है। ठीक है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। तो ये किसकी बात थी? आपकी लेंस की। ठीक है। और इस लेंस को पकड़ के कौन रखता है? सिलियरी मसल्स, मैंने बता रखा है सिलियरी मसल्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिलियरी मसल्स। सिलियरी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कल मैंने चित्र में बताया था आपको। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। तो ये आपका हो गया लेंस, हो गया परितारिका, आइरिस, पुपिल, इनके बारे में मैंने ढंग से आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे की सिलियरी मसल्स को हिंदी में पक्षाम्भी पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, सिलियरी मसल को हिंदी में ये बोलता है, मैं लिख देता हूँ, शुद्ध हिंदी लिख देता हूँ इसकी, पक्षमाभी। पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां, सिलेरी मसल्स। ठीक है, अब सिलेरी मसल्स क्या है कि सिकुड़ जाती हैं तो लेंस हो जाता है मोटा, ये मैंने बता दिया था। और उनका मतलब सिलेरी मसल से जो है वो मतलब दूर दूर खींचती हैं, तो वही लेंस क्या हो जाता है? पतला। ठीक है, और इसके बारे में बता देंगे आपको। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नेक्स्ट बातें। और मैंने ये बताया था लेंस का जो अपवर्तनांक होता है 1.414 होता है, ये लिख लेना आप इसमें। ठीक है, लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है? 1.414। तो लेंस का जो म्यू का मान होगा, इधर ले देते हैं, म्यू, म्यू बराबर 1.44, वो 414 नहीं, 44, 1.44। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे आप हेडिंग डालेंगे क्या कि आंखों में दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। आंखों में दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका क्या? जलीय द्रव। दूसरा होता है आपका काचाभ द्रव। कल मैंने बताया था ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, वापस लिख देता हूँ क्या कि जलीय द्रव
जलीय द्रव जो है वो तो कॉर्निया व रेटिना लिख सकते हैं, रेटिना, बिल्कुल रेटिना के मध्य मिलता है। और काचाभ द्रव जो है वो अंदर चौड़ा सा मैंने बताया था अंदर, ये लेंस, और लेंस कौन सा होता है, उत्तल, उत्तल लेंस व ये भी रेटिना लिख सकते हैं, रेटिना के मध्य, क्योंकि अंदर की पटल तो रेटिना ही होता है ना भाई। ठीक है, ठीक है। और और क्या पॉइंट लिखेंगे आगे इसमें, आगे ये लिख सकते हैं आप कि आंखों में, आंखों में बहिस्राव ग्रंथियां पाई जाती हैं, आंखों में। अब बहिस्राव अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। बहिस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, बायोलॉजी में सीखेंगे अंतःस्रावी बहिस्रावी क्या, भी टाइम खराब ना करें। ठीक है, जैसे बहिस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है उस बहिस्रावी ग्रंथि का, और वो है लेक्राइमल ग्लैंड या ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि, जिसे अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। अश्रु ग्रंथि का मतलब आंसू निकलते हैं इसमें लेक्रिमल से, ठीक है, लेक्राइमल कह दो चाहे लेक्रिमल कह दो। अब आंसू की अगर मैं बात करूं तो आंसू, अश्रु जो है आंसू, आंसू, आंसू में क्या क्या पाया जाता है, पानी, पानी के साथ वो पानी आप कई बार देखा हो, कई बार रोते हैं आपके बिल्कुल नमकीन नमकीन टाइप का हो जाता है, नमक सा जम जाता है, तो इसका मतलब उसमें NaCl भी पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज और पाई जाती है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। तो आंखों में ये जो आंसू निकलता है उसमें पानी, NaCl और लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं आंखों ही आंखों की बात करूं तो और भी आप चीज लिख सकते हैं कि आंखों की अगर मैं बात करूं कि आंखों में, तो आंखों में सबसे बड़ी आंख किसकी होती है, सबसे बड़ी आंख, सबसे बड़ी आंख आंख की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो आंख है वो होती है किसकी, घोड़े की आंख देखा करो कितनी मोटी मोटी होती है, घोड़े की या फिर हिरण की। सबसे बड़ी आंख घोड़े और हिरण की होती है, और सबसे तेज की अगर मैं बात करूं, सबसे तेज खतरनाक तरीके से नजर किसकी रहती है, तो ये तो बिल्कुल फेमस आदमी है, कौन, बाज। और बाज में भी ये पक्षियों की बात कर रहे हैं कि पक्षियों में सबसे तेज आंख किसकी होती है, बाज की होती है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी क्या बात मैं कह रहा था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आंखों के बारे में, आंखों के बारे में अगर मैं और बात करूं तो आप और लिख सकते हैं क्या, एक शब्द में अगर लिखूं मैं कि मानव नेत्र किससे बना होता है, मानव नेत्र प्रोटीन, मानव नेत्र प्रोटीन से, मानव नेत्र नहीं, मानव नेत्र लेंस कह सकते हैं आप,
मानव नेत्र लेंस जो है, लेंस में लिखते हैं ये बात, लेकिन कोई बात नहीं। मानव नेत्र लेंस जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। मानव नेत्र लेंस जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है। और अगर बात करें आंखों की, मानव नेत्र या नेत्रों में दोनों नेत्रों के बीच बनने वाले दृष्टिकोण का मान, दृष्टिकोण का मतलब कितने डिग्री पे देख सकते हैं, दृष्टिकोण का मान 180 डिग्री होता है। दोनों नेत्रों की बात करें भी, दोनों नेत्रों के बीच बनने वाला दृष्टि क्षेत्र यानी दृष्टिकोण का जो मान है वो 180 डिग्री होता है भाई। आ गई ना बात समझ में? दृष्टिकोण जो है दोनों नेत्रों का वो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। ठीक है। और आगे की अगर मैं बात करूं, क्या एक आंख की अगर मैं बात करूं, दोनों नेत्रों की बजाय अगर मैं एक आंख लिखूं, एक नेत्र, एक नेत्र का दृष्टिकोण, एक नेत्र का दृष्टिकोण, अब ये फिक्स नहीं होता है, 135 से यानी 135 से 150 डिग्री, 100 किसी का 135, 130 किसी का 150 देख सकता है। यानी एक आंख को अगर आप बंद कर दें तो आप 135, 140 से 150 डिग्री तक देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हमारे नेत्र का या मानव नेत्र का मेगा पिक्सल मान, कई कैमरा, कैमरा ही तो है भाई अपना। मेगा पिक्सल कैमरा भी तो आता है मेगा पिक्सल का, आप खरीदते हो मोबाइल फोन तो हमारे नेत्र का मैं कैमरे का पता है, मानव नेत्र का पता नहीं किसी को भी। हमारे खुद खुद का फोन का पता, मेरा इतना मेगा पिक्सल का है, हमारा इतना मेगा पिक्सल का मोबाइल है। और खुद की आंख का पता ही नहीं है। अब इनसे ये पूछोगे आंख नहीं हो, फिर जिंदगी जी के देखो कैसा पता चलेगा। तो मानव नेत्र का मेगा पिक्सल जो मान है वो याद रखना, 5 के बाद क्या आता है, 6 के बाद क्या आता है, बीच में 7, 576 होता है। हमारे नेत्र का जो मेगा पिक्सल जो मान है वो 576 होता है भाई, ध्यान रखना। और भी अगर हम इसमें बात लिखे मानव नेत्र के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि देखी गई इमेज, इमेज का मतलब चित्र, जो हम कोई वस्तु देखेंगे, देखी गई इमेज, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखी गई वस्तु जिसकी इमेज
हमारी आंखों में देखी गई वस्तु की इमेज हमारी आंखों में 1/16 सेकंड तक रहती है। यानी कि आपने किसी को ही देखा, मान लीजिए दीपिका पादुकोण को देखा और वापस नजर हटा ली, तो हमारी आंखों में उसकी जो इमेज है वो 1/16 सेकंड, यानी 1 सेकंड का भी 16वां भाग तक ही रहती है। भाई ध्यान रखना। फिर तुम कहो कि नहीं सर हमको तो रात में भी फिर वही दिखती है, तो फिर वो मन में दिखती है, आंखों में नहीं भाई। ठीक है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य और है जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना। देखी गई वस्तु की इमेज लेकिन सुनी गई सुनी गई ध्वनि, ध्वनि साउंड पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट फिजिक्स का चैप्टर आप। ध्वनि का प्रतिबिंब सुनी गई ध्वनि का प्रतिबिंब। अब ध्वनि का प्रतिबिंब कैसे, समझ में आ गया? मान लीजिए आपसे कोई चीज कहा कि ताजमहल, ताजमहल बोला, ध्वनि तो बोला, किसी ने बोला ताजमहल, तो आपकी आंखों में उसकी इमेज बनेगी, मन में तभी तो आएगी। तो प्रतिबिंब हमारी आंखों पर 1/10 सेकंड ही या तक रहता है। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ चीजें, कुछ मानव नेत्र के बारे में तथ्य थे। आ गई बात समझ में? कुछ चीजें और लिख लीजिए इसी में, फिर आगे और चर्चा करेंगे मानव नेत्र के बारे में। कि एक चीज होती है क्या, धूप का चश्मा। धूप का चश्मा कौन सा होता है, जो ये हीरो लगाए फिरते हैं वो। कि पावर, पावर का मतलब शक्ति। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है भाई, ध्यान रखना। तभी तो हर कोई लगा लेता है उसको। और इसकी जो फोकस दूरी, धूप के चश्मे की फोकस दूरी अनंत होती है। आ गई होगी बात आपके समझ में? आगे चलते हैं अब आगे की ओर। अब आपने ये चीज मैंने आपको बता दी, ध्यान से समझना, मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ चीजें और रह चुकी है, और फिर एक चीज और मैं बताना भूल गया कि मानव नेत्र का जो, वो मैंने बता दिया शायद, 2.3 सेंटीमीटर लेंस का वो गोलक जो होता है उसका व्यास मैंने बताया था 2.3 सेंटीमीटर। कई जगह 2.5 भी मिल जाता है भाई, तो कंफ्यूज मत होना। मानव नेत्र का गोलक का जो लेंस है 2.3 सेंटीमीटर, कहीं पर 2.5। तो ये आपका होता है। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं कुछ। ठीक है, तो आगे के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। क्या, ये चीज मैंने आपको बता दी, लेकिन अब आगे की चर्चा ये करेंगे क्या, कि एक चीज और है क्या। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि दृष्टि, विजन, दृष्टि यानी कि विजन, या दृष्टि के प्रकार। तो दृष्टि के प्रकार की अगर चर्चा करेंगे तो ध्यान से समझना। एक तो होता है, मैं यहाँ एक एक यहाँ लिख देता हूँ, दृष्टि के प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो प्रकार होगा ए, वो होगा आपका क्या, द्विनेत्री। द्विनेत्री का मतलब, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बाइनोक्यूलर।
बाइनोकुलर बी वाई होता है या शायद बी आई होता है, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, बाइनोक्यूलर। बाई का मतलब दो को इंडिकेट करता है, द्विनेत्री, बाइनोक्यूलर, ठीक है। अब ध्यान से समझना बाइनोक्यूलर के बारे में क्या है, कि दो आंखें मिलकर एक ही समय एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हो। दो आंखें, दो आंखें एक ही समय एक ही वस्तु को देखे। दो आंखें जैसे अपने मानव की है, हमारी आंखें हैं, हम एक बार ये थोड़ी कि एक एक साइड तो दक्षिण दिशा में देख लिया और एक ही बार उत्तर में देख लिया, हम जिधर झांकते हैं वो दोनों आंखें उधर ही झांकती हैं। ऐसा थोड़ी एक इधर झांक लो एक उधर। तो दो आंखें मिलकर एक ही समय एक ही वस्तु को देखें, उन्हें बाइनोक्यूलर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम कैसे हैं, हम द्विनेत्री हैं, बाइनोक्यूलर हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इसका जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल जो है वो है हमारा कौन, मनुष्य। मनुष्य जो है वो इसका एग्जाम्पल है। मनुष्य जो है वो किस श्रेणी में आता है, बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप, ये स्तनधारी में आता है। ठीक है, मनुष्य यानी कि स्तनधारी। दूसरा आप देखेंगे बी, बी नंबर का पॉइंट देखेंगे कि दृष्टि के प्रकार देख रहे हैं भाई, द्विनेत्री के बाद आप देखेंगे एक नेत्री। एक नेत्री के बारे में अगर देखेंगे तो एक नेत्री का मतलब आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में मोनो। एक का मतलब मोनो, दो का मतलब बाइनो या बाई। तो मोनोक्यूलर, मोनोक्यूलर। तो मोनोक्यूलर की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिख सकते हैं क्या, कि दोनों आंखें एक ही समय एक ही वस्तु नहीं, अलग अलग वस्तुओं को देखे। दो आंखें एक ही समय एक ही वस्तु को देखे, वो द्विनेत्री। दो आंखें एक ही समय अलग अलग वस्तुओं को देखें, उन्हें एक नेत्री कहते हैं। जैसे इसमें आते हैं कई पक्षी आते हैं इसमें। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में कई पक्षी आते हैं, पक्षी। और पक्षी को इंग्लिश में एविय, पक्षी विज्ञान को एवियोलॉजी या फिर पक्षी शास्त्र एवियरी, एवियरी कहते हैं। एवियरी पक्षी के लिए आता है एविज शब्द, यानी कि ये एविज श्रेणी में आता है। एविज का मतलब पक्षी ही होता है, वे ध्यान रखना। आई क्या बात समझ में। और देखिए सी नंबर का पॉइंट, एक नेत्री द्विनेत्री हो गया। सी नंबर का देखें टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक में क्या करेंगे, इसमें आंखों का दृष्टि क्षेत्र, इसमें आंखों का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसमें आंखों का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भी पक्षी ही लिख सकते हैं, और उस पक्षी में भी अगर पर्टिकुलर पक्षी की बात करें तो आप लिख सकते हैं बाज। बाज का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, भाई ध्यान रखना। दूसरी अगर बात करें डी, डी में बात करेंगे तो एक और आ जाएगा दृष्टि का प्रकार, वो है क्या, स्टेरियोस्कोपिक। स्टीरियोस्कोपिक। स्टीरियोस्कोपिक। स्टीरियोस्कोपिक में क्या देखेंगे, स्टेरियोस्कोपिक में क्या है, इसमें एक ही शब्द में लिख देंगे क्या, कि जिसका दृष्टि क्षेत्र, जिसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो, 3D हो, 3 डायमेंशन। अब ये कौन है भाई 3D, अरे 3D में अपन ही है भाई, मानव, मनुष्य। मनुष्य जो है वो 3D देख सकता है। अब ध्यान से समझना, ये चीज मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये चीज भी नहीं रह जाए भाई, कहीं प्रश्न बन जाए, तो मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। टेलीस्कोपिक, स्टेरियोस्कोपिक जो भी है। अब एक चीज और आती है क्या, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, क्या, एक तो आता है निकट बिंदु, ढंग से स्टार लगा के लिखना भाई, निकटतम बिंदु या निकट बिंदु। और एक दूर बिंदु का मतलब दूरस्थ बिंदु। जब आप आंखों के सामने कोई वस्तु लेके जाएंगे तो उसको स्वच्छ चित्र देखने के लिए, स्वस्थ या स्वच्छ इमेज बनाने के लिए उसे कुछ निश्चित दूरी पे रखा जाता है। उससे कम में अगर रखोगे तो वस्तु ढंग से नहीं दिखाई देगी, ध्यान रखना। आप अपनी आंखों के सामने पेन पेंसिल कुछ लेके जाइए, और उसको जितना हो सके आंखों के पास लेके जाइए। आप देखना, ज्यो ज्यो आप आंखों के जितना नजदीक लेके जाओगे, त्यों तो अपनी आंखों पे जोर पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, कि निकटतम बिंदु जो है या निकट बिंदु जो है, आंखों से दूरी जो है वस्तु की, वो लगभग कम से कम 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेमी तो होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा ये, 25 सेंटीमीटर से कम अगर दूरी रखोगे तो वो अच्छा इमेज नहीं बनेगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इस दूरी को ही निकट बिंदु या निकट दूरी कहते हैं। या सुस्पष्ट दर्शन, सुस्पष्ट दर्शन का मतलब गजब तरीके से देखने के लिए अल्पतम दूरी, अल्पतम का मतलब कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना तनाव के, मतलब खोपड़ी में दर्द नहीं हो, अत्यधिक स्पष्ट देखी जाए, निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। और वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, एक वयस्क व्यक्ति के लिए। बूढ़े के जाके मत लगा देना आगे, थप्पड़ पड़ जाएगा नहीं। दूरस्थ के लिए क्या है फिर, दूरस्थ बिंदु क्या होता है, दूरस्थ बिंदु वो होता है, फार पॉइंट कहता है, फार पॉइंट, कि कोई व्यक्ति के नेत्र के वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख सकता है, तो मतलब
जितना दूर तक वो देख सकता है। अब तुम आप छत के ऊपर घर पे चढ़ना और फिर दूर तक देखना, देखे कहाँ तक के, फिर नापना देखे कहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक आप देख सकते हो। तो सामान्य जो नेत्र होता है उसके लिए दूरस्थ बिंदु जो होता है भाई साहब, वो हरि अनंत, हरि हरि कथा अनंता, अनंत होता है, कोई अंत नहीं होता है भाई, ध्यान रखना स्वस्थ व्यक्ति के लिए। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति अगर है, सामान्य आंख जो है गजब तरीके की, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक सभी वस्तुओं को बढ़िया तरीके से देख सकता है। आगे होगी आपको बात ये समझ में? ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे, एक गजब की चीज रह गई है, वो हेडिंग डालेंगे आप क्या, आंखों की समंजन क्षमता। आंखों की समंजन क्षमता, ये चीज रह गई है भाई, ध्यान रखना। आंखों की या आंख की हेडिंग डालेंगे, आंखों की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता को इंग्लिश में कहेंगे अकोमोडेशन पावर। ए डबल सी ओ डबल एम ओ टी ए टी आई एन नहीं आएगा इसमें भाई, अकोमोडेश अकोमोडेशन का पावर। ए डबल सी ओ डबल एम ओ टी ए टी आई ओ एन, अकोमोडेशन पावर ऑफ आइज। आगे होगी बात समझ में आपके? आंखों की समंजन क्षमता, हेडिंग डाल ली। क्या कहते हैं आंखों की समंजन क्षमता से, क्या अभिप्राय है? तो ध्यान से समझना भाई इस चीज को, कैसा क्या होता है मामला, ठीक है। देखो इधर, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, आप समझते जाना, ठीक है, कि ये क्या होता है आंखों की समंजन क्षमता। जब आंख किसी, जब आंख किसी, जब आंख किसी समीप की वस्तु को देखती है, समीप कितना, समीप को देख सकते 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट तरीके से देख सकती है, देखती है, तो मांसपेशियों, अब कौन सी मांसपेशियां मैंने पढ़ा रखा है भाई, सिलियरी मसल्स, देख लेना स्पेलिंग में तो लिख दिया सही, ठीक है, सिलियरी मसल्स, पक्षांबी पेशियां ना, सिकुड़कर, सिकुड़कर अब ये सिकुड़ती है तो सिकुड़कर लेंस की, क्योंकि लेंस इसी से जुड़ा होता है, लेंस की वक्रता, त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या को छोटी कर देता है, जिससे आंख के लेंस की फोकस दूरी,
जिससे आंख के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। अब फोकस दूरी कम हो गई तो क्या होगा, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ये आंख की समंजन क्षमता है, इसको आंख की समंजन क्षमता है। या फिर दूसरे शब्दों में लिख लो इसको, दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे कि आंख की फोकस दूरी कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आ रही बात समझ में? और मैंने आपको ये बता ही दिया कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट 25, फार पॉइंट अनंत। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप, नियर पॉइंट जो है वो 25 सेमी है, फार पॉइंट जो है वो अनंत है। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। आंख की संबंधन संस्था यानी अकॉमेंडन पावर ऑफ आई। यानी कि अब ये चीज, ये अब दूर देखेंगे तो लेंस जो है सिकुड़ेगा नहीं, फैल जाएगा, मांसपेशियां फैल जाएंगी, खींचेंगी, मांसपेशियां खींचेगी तो वक्रता त्रिज्या छोटी नहीं बड़ी हो जाएगी, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये एडजस्ट करता है कि ताकि रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो बढ़ाना और घटाना दोनों के लिए होगा। मैंने घटाने के लिए लिखा है ऊपर, देखो फोकस दूरी कम करने के लिए लिखा है, सेम चीज बढ़ाने के लिए हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां से अगर मैं ये कहूं आपसे, आगे की चर्चा अगर मैं करूं तो समय रह गया लगभग 15-20 मिनट, और पढ़ाने की जो चीज है वो रह गया बहुत ही काफी। और अब रह गया क्या, आंखों से संबंधित बीमारी। करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, तो आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग डाल दीजिए क्या, हेडिंग डाल दीजिए क्या, आंखों के दोष। हेडिंग डाल दीजिए आंखों से संबंधित बीमारी कह दो चाहे दोष कह दो, बात एक ही है। आंखों के दोष या बीमारी, बीमारी नहीं कह सकते, दोष ही कहेंगे, क्योंकि ये दोष ही होते हैं। ठीक है, रहने दो, दोष कह दो, बीमारी बात एक ही है बेटी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आंखों के दोष की अगर मैं बात करूं
तो अब इसमें हेडिंग डालते जाएंगे, धड़ाधड़ लिखते जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई समझाने की कोई बात है नहीं। तो पहला बीमारी, पहला जो चीज देखेंगे वो क्या है? पहला पहला है, आप हेडिंग डालेंगे क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं क्या? SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट साइटनेस, SIGHTEDNESS, शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। और इसका मेन जो शब्द है वो है क्या? वो है मायोपिया। ये याद रखना, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इंग्लिश में देखें, MYOPIA, मायोपिया। आ गई बात समझ में? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, ये शब्द याद रख लो, मायोपिया। इसमें क्या लिखेंगे अब? निकट दृष्टि दोष में इस रोग से अब आप अचंभित करना भाई, निकट दृष्टि दोष ऐसा लग रहा है, निकट दृष्टि दो यानी कि नजदीक की चीज इसे नहीं दिखाई देती। इस शब्द से अगर पता चले निकट दृष्टि दोष का मतलब बोले निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये उल्टा होता है। ये गुणों के आंख का अंधा नाम नैन सुख, गुणों के विपरीत नाम वाला चीज है भाई ये। अब देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु नजदीक की वस्तु तो क्या कर लेता है भाई साहब? नजदीक की वस्तु तो देख लेता है, देख लेता है, बट दूर की नहीं। अब नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की देख लेता है, दूर की नहीं। ये याद रखना भाई। और अगर मैं इसमें लिख दूं कि भाई साहब कारण क्या है इसके, कि ये दूर, कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का, कारण क्या है? तो कारण में पहला पॉइंट लिखेंगे कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट बी इसी के नीचे लिखेंगे, बी। तो बी में देखेंगे क्या? बी पॉइंट लिखा है लेंस की फोकस। अब लेंस की गोलाई बढ़ जाएगी तो लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। सी पॉइंट लिखेंगे, अब फोकस दूरी घट जाएगी तो पावर यानी कि शक्ति या फिर क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि P बराबर मैंने बताया था 1/f, और ये F का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो पावर तो बढ़ेगी ना भाई, क्षमता। आगे होगी बात समझ में? निकट दृष्टि दोष ही चल रहा है भाई, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पावर शक्ति P बराबर सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, फोकस दूरी सारी चीज। अब इसी में लिखो, इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब, निकट दृष्टि जो दोष ही चल रहा है, मायोपिया। रेटिना पर ना बनकर, रेटिना, अब रेटिना पर बनना चाहिए वैसे तो रेटिना पर ना बनकर, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे ही बन जाता है, आगे ही बन जाता है। कौन कौन पढ़ रहे हो एक बार यस तो लिखो भाई, मर गए के सभी कहाँ गए। अगर इसका निवारण की बात करें कि सर इसका निवारण कैसे होगा, तो निवारण के लिए ध्यान रखना, क्योंकि अच्छे अच्छे दिग्गज भूल जाते हैं कि इसका निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होते हैं। जी आरती जी। चाय ही जीवन है। जी, अब आगे की चर्चा करते हैं। निवारण के लिए एक शब्द याद रखेंगे क्या, क्योंकि भूल जाओगे, ट्रिक जरूरी है। एक शब्द कैसे याद रखेंगे, निकट, अब या अब, दूर नहीं, निकट अब दूर नहीं है भी ध्यान रखना। ये शब्द याद रखेंगे, निकट अब दूर नहीं। तो निकट का मतलब यहां देखेंगे, निकट का मतलब निकट दृष्टि दोष। अब का मतलब हो जाएगा आपका अवतल लेंस। दूर नहीं का मतलब आप समझ जाएंगे, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती। तो निकट अब दूर नहीं, इसको याद रखेंगे। ओके, हेडिंग डालेंगे दूसरा, दूर दृष्टि दोष। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष, और इसको इंग्लिश में वैसे तो लिख देंगे लॉन्ग साइटनेस, SIGHTEDNESS। लेकिन इसका जो गजब का जो वैज्ञानिक नाम जो है वो याद रखेंगे क्या, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, इंग्लिश में भी लिख लो इसको, HY, हाइपर मेट्रोपिया। अब ध्यान समझना, मैं इसमें क्या है मामला, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, दूरदृष्टि दोष में सिर्फ एक लाइन लिखूंगा क्या, ऊपर वाले, ऊपर वाले का सब कुछ उल्टा। सब कुछ उल्टा का मतलब, यानी सारा कुछ देख लो क्या,
इसमें इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो नहीं दिखती और दूर की देख लेता है। सारा उल्टा कर दो। लेंस की गोलाई बढ़ नहीं घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट नहीं बढ़ जाएगी, पावर शक्ति बढ़ेगी नहीं घटेगी। सब कुछ उल्टा कर दो। और प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं, रेटिना के पहले नहीं, आगे नहीं बनेगा, पीछे बनेगा। सब कुछ उल्टा कर दो। और निवारण के लिए, तो निवारण के लिए भी उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब वहां अवतल लेंस था तो यहां पर उत्तल लेंस कर दो। सब कुछ उल्टा है। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उत्तल लेंस का मतलब ये, यहां मैंने अवतल लेंस लिखा था, अवतल लेंस का चश्मा चढ़ाते हैं ना, चश्मा। अवतल लेंस का चश्मा चढ़ा दो, निकट दृष्टि दोष हट जाएगा। और उत्तल लेंस का चश्मा चढ़ा देंगे तो दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरट्रोपिया का निवारण हो जाता है। और यहां लिख सकते हैं आप कि ये दोष, ये हाइपर दूर दृष्टि दोष जो है, ये दोष ज्यादा उम्र में होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको निकट दृष्टि दोष होता है ज्यादातर। अपवाद तो होते ही हैं हर जगह। जो पढ़ने वाले बच्चे जो लगाते हैं वो निकट दृष्टि दोष वाला होता है, यानी उनको निकट की वस्तु तो दिख जाती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। तो ये दो चीज कवर करा दी मैंने, ठीक है। आगे के लिए आप हेडिंग डालेंगे क्या? तीसरा। अब तीसरा आप हेडिंग डालेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहेंगे प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। और इसमें धड़ाधड़ लिखेंगे पॉइंट क्या, कि ये वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का मतलब बूढ़े में, वृद्धावस्था में होता है। जरा दृष्टि दोष प्रेसो बायोपिया जो है वो वृद्धावस्था में होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसमें निकट व दूर दोनों दोष होते हैं। बूढ़े लोग जो हो जाते हैं उनको ना तो निकट की वस्तु दिखती है ना दूर की। निवारण के लिए क्या करेंगे? अब क्योंकि दोनों दोष हैं तो निवारण के लिए दो चश्मे, आपने देखा बूढ़ों का चश्मा दो प्रकार का होता है, जिसमें बीच में चांद सा दिखता है तो वो नीचे झांकते हैं तो निकल वो हो जाता है, और ऊपर झांकते हैं तो अलग। तो इसे कहते हैं द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग होता है। तो द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं कौन कौन सा? जैसे द्विफॉक्सी लेंस कैसे, मतलब जैसे मैं चित्र बना दूं, जैसे ये लेंस है मान लीजिए, ठीक है। अब इस लेंस में क्या है, ये दो भाग कर देंगे ऐसे, ये देखो। अब ऊपर वाला तो ये तो ऊपर है, ऊपर, और ये कौन सा है? नीचे। तो ऊपर वाला तो अवतल और नीचे वाला उत्तल लेंस होता है। और ये ऐसा चश्मा चढ़ा देते हैं उनके, तो जिससे उनको दोनों चीजें दिख जाती है भाई, ठीक है। बिल्कुल द्विफॉक्सी लेंस। आगे कुछ इसमें जरा दृष्टि दोष हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथे पॉइंट में क्या है? चौथी बीमारी है दृष्टि
वैषम्य, दृष्टि वैषम्य लिख दो, या फिर अति बिंदुकता। अति बिंदुकता या दृष्टि वैषम्य कह दो, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको क्या, एस्टी एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान समझना। इसके लिए क्या बीमारी, क्या मामला है, इसके लिए पढ़ो, देखो क्या कि कॉर्निया, कॉर्निया में वक्रता के कारण ऊर्ध्व या क्षैतिज तल में नहीं दिखता। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की तरफ कम दिखता है, या क्षैतिज का मतलब कोई क्षैतिज चीज आंखों के बिल्कुल समांतर कोई चीज आ जाए तो वो नहीं दिख पाती। तो उसके लिए इसका समाधान क्या है, निवारण क्या है, तो इसका निवारण क्या है, दृष्टि वैषम्य का ऐसो के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, या बेलनाकार लेंस का चश्मा। आगे होगी बात समझ में, दृष्टि वैषम्य या अतिबिंदुकता। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई क्या है। कॉर्निया की वक्रता बढ़ जाती है भाई, यहाँ लिख दे, कॉर्निया की वक्रता बढ़ जाती है। आगे की बात करें, यानी कि ये जो चीज है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों में या कुछ में उनमें विभेद नहीं कर पाता ये दृष्टि वैषम्य। ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जो प्रकाश जो रेटिना पे नहीं पड़ता फिर इसमें ये। ठीक है, रेटिना का एक बिंदु होता है जिसमें प्रकाश पड़ता है, जिसे मेक्यूला लुटिया कहते हैं। मेकुला लुटिया, मेकुला लुटिया, इस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, जो इस पे नहीं पड़ता भाई। ठीक है, अन्य स्थान पर पड़ता है। अब ध्यान समझना भाई, आगे चलते हैं। अगला 5वां पॉइंट लिखेंगे आप, और 5वां पॉइंट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद को इंग्लिश में कहते हैं कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स, मोतियाबिंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटरैक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखो धड़ाधड़ उम्र के साथ आंखों के लेंस का, उम्र के साथ आंखों के लेंस का मोटा, कौमा धुंधला, कौमा अपारदर्शी, आर पार नहीं दिखे, या ज्यादा अपवर्तनांक हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है।
आगे बात समझ में। इसमें आंख का लेंस खराब हो जाता है। इसमें आंखों का लेंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। या फिर देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि क्या, कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उम्र बढ़ने से, उम्र बढ़ेगी तो सिलियरी मसल्स जो होती है ना, सिलियरी मसल्स, पक्षांभी पेशियां, सिलियरी मसल्स, वो क्या पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब तक। और ढीली पड़ जाती है तो जिससे व्यक्ति जो लेंस जो है वो चपटा हो जाता है, अपारदर्शक हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। उपचार क्या है इसका, निदान, निवारण क्या है, तो निवारण भाई साहब, इसका निवारण डॉक्टर ही करते हैं। डॉक्टर क्या क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में क्या होता है ये डॉक्टर ही बताएगा, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, 5 हो गए, 5 के बाद छठा लिखेंगे, भेंगापन। भेंगापन, भेंगापन रोग क्या होता है। भेंगापन में आंख की मांसपेशियों में, आंख की मांसपेशियों में विकृति के कारण, आंख के मांसपेशियों में विकृति के कारण नेत्र गोलक, नेत्र गोलक जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर का एक और झुक जाना, भेंगापन कहलाता है। कई व्यक्ति देखते होंगे, देखते किधर और हैं, बात किधर और करते हैं, देखते होंगे आप, तो वो यही है। क्योंकि इसको सीधा रखने के लिए, नेत्र गोलक को सीधा, नेत्र गोलक को, नेत्र गोलक को सीधा रखने के लिए, नेत्र गोलक को सीधा रखने के लिए 6, नेत्र गोलक को सीधा रखने के लिए 6 कंकाल पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो 6 पेशियां पाई जाती है कि इनमें कोई विकृति या कोई व्यवस्था खराब हो जाती है इन पेशियों में, इन पेशियों, 6 पेशियों में कोई विकृति आ जाए तो नेत्र गोलक टेढ़ा हो जाता है, जिससे व्यक्ति डरावना टाइप का लगता है, भाई खतरनाक। ओके, ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और है, छठा 7वां पॉइंट इधर लिख लो। एक होता है फोटोफोबिया, ये रोग भी होता है। फोटोफोबिया कोई खतरनाक चीज नहीं है, आप इसमें ऐसे लिख दो, फोटो का मतलब प्रकाश ही होता है भाई, तीव्र प्रकाश से, तीव्र प्रकाश से डर लगना ही फोटोफोबिया कहलाता है।
तीव्र प्रकाश से डर लगना फोटोफोबिया कहलाता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। अब आप हेडिंग डाल दीजिए इसमें एक चीज और, क्या कि आंखों में, अब ये जो जितने भी 7 मैंने बताया ना कोई व्यवस्था खराब होती है तब जा करके। अब देखो आंखों में वायरस जनित रोग, आंखों में वायरस जनित रोग की अगर बात करें तो ए आता है, आपने नाम सुना होगा आई फ्लू, आंख दुखनी जिसे आती है वो। दूसरा कंजक्टिवायरस, ये भी आंखों से संबंधित है, वायरस जनित रोग है। और तीसरा है आपका क्या, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। और इस ट्रैकोमा की अगर बात करें तो ट्रैकोमा में भाई साहब आंख का कॉर्निया खराब हो जाता है। ट्रैकोमा में आंख का को कॉर्निया क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कॉर्निया खराब हो जाता है। तो ये 3 रोग ऐसे हैं जो वायरस जनित है, ध्यान रखना, आई फ्लू, कंजक्टिव वायरस और ट्रैकोमा। अब हेडिंग डालेंगे क्या, दूसरा कि विटामिन ए, आंखों के लिए विटामिन ए ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग है वो ढंग से समझ लीजिए क्या क्या है। पहला पहला है रतौंधी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। रतौंधी जिससे नाइक्टोलपिया कहते हैं, लाइट ब्लाइंडनेस, पहले चर्चा कर चुके हैं शंकु कोशिका और रॉड छड़ कोशिका में, ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा कईयों की आंखों में सफेद फुल्ली पाई जाती है, सफेद फुल्ली, यानी कि पुतली में, किसमें, पुतली में सफेद फुल्ली, ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है, भी ध्यान रखना। तीसरा आप देखेंगे, भैंस की आंख नहीं, सूखी आंख, दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, चल रहा है मामला, सूखी आंख। और सूखी आंख को इंग्लिश में कहते हैं क्या, ड्राई आई। और इस ड्राई आई के बारे में अगर और बात करें तो इसको कहते हैं, इस बीमारी को, सूखी आंख को क्या कहते हैं, ढंग से समझना, जे रो आदापेथेलमिया। जेरोप्थेलमिया, जिसे इंग्लिश में अगर लिखें तो ऐसे लिख देंगे, XEROPTHALMIA, जेरोप्थेलमिया कहते हैं सूखी आंख को इंग्लिश में। और इसमें होता क्या है, सूखी आंख जेरोप्थेलमिया में, इसमें भाई साहब कॉर्निया सूख जाता है।
तो भाई साहब कॉर्निया सूख जाता है तो सूखी आंख के लिए क्या है, डॉक्टर एक सलाह देता है क्या, कि एक बाजार में एक चावल आता है जिसका बहुत महंगा आता है, गजब का चावल आता है जिसे कहते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के नाम से चावल आता है। जब डॉक्टर कहता है कि गोल्डन राइस खाओ, तो घरों में जब चावल बनाओ तो ऐसे उठा के मत लिया करो, बढ़िया दुकान पे जाओ, उन्हें कहो गोल्डन राइस दो, साल महीने में एक बार तो गोल्डन राइस खाओ भाई साहब। तो ये आपका हो गया क्या, जेरोप्थेलमिया। तो ये 3 ऐसी बीमारी थी जिनका विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग थे ये। आ गई बात समझ में। एक एक रोग और बच गया है, और वो रोग क्या है, काला पानी की सजा, नाम सुनी होगी आपने। तो काला पानी रोग, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लूकोमा। काला पानी रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लूकोमा। अरे आगे होगी बात समझे, ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा की अगर बात करें तो अब ध्यान समझना, इसमें धड़ाधड़ लिखते जाएंगे क्या, कि आंखों में पड़े दबाव की वजह से, दबाव की वजह से ऑप्टिक नर्व, मैंने कहा था ना प्रकाश ऑप्टिक नर्व से इमेज जो है ब्रेन में जाता है, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जाने के बाद फिर वो सीधा करता है, ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कम होने लगती है, कम होने लगती है। अब ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे लिख देता हूँ क्या, ये ग्लूकोमा जो है ना, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा का विटामिन ए से लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, विटामिन ए से संबंधित नहीं है ये बीमारी, काला पानी रोग ग्लूकोमा जो है। आ गई बात समझ में। तो ये आपके आंखों के रोग हो गए हैं। एक चीज और रोग आपको पढ़ाया था मैंने, वर्णांधता, वर्णांधता पढ़ाया था मैंने, तो वर्णांधता को एक बार और देख लीजिए, कि इस रोग की खोज, इस रोग की खोज हॉपनर ने की, और हॉपनर ने डाल्टन, डाल्टन की आंख में जाकर की थी भाई, ध्यान रखा, इसकी खोज हॉपनर ने की डाल्टन की आंख में। और ये आनुवांशिक रोग है, ये मैं बता चुका हूं, आनुवांशिक रोग जिसका वाहक, जिसका वाहक कौन होती है, माँ होती है। माँ का मतलब, माँ का मतलब महिला, महिला यानी कि महिला के द्वारा पहुंचेगा। वाहक का मतलब अगर पढ़े कि वाहक किसे कहते हैं, तो वाहक का मतलब होता है कि जिसको खुद को, स्वयं को, जिसको स्वयं को रोग ना हो और रोग को फैलाने में मदद करे, खुद को हो नहीं, दूसरे को फैलाने में जो मदद करेगा उसे वाहक करे, वाहक कहते हैं। फैलाने में क्षमता होती है इनकी, फैलाने की, ठीक है।
तो इसमें मैंने बता दिया था कि लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता। तो इसमें एक चीज और लिख दीजिए क्या, कि ये एक्स सहलग्न, एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। अप्रभावी रोग है क्या है ये, आप जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे बायोलॉजी में। तो ठीक है, और इस रोग से जो रेलवे में आप देखते हैं, रेलवे में और एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, ट्रैफिक पुलिस है, इनमें इस रोग से संबंधित व्यक्ति को नौकरी नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें रेड और हरी का ही खतरनाक काम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने गजब तरीके से पूरे आँख को कंप्लीट किया है। और भी अगर कोई चीज़ बच गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिसका निवारण मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।